अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हमने देखना है जी मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग यानी कि तनफ़ुस का अमल, सांस लेने का अमल कैसा होता है। तनफ़ुस आपको पता है, सांस को लेना, हवा को अंदर लेके जाना और हवा को हमारे जिस्म से बाहर निकालना, इसे कहते हैं तनफ़ुस। तो क्या होता है जी, हवा को फेफड़ों में लाने और फिर उसे फेफड़ों से बाहर निकालने के लिए की जाने वाले जिस्मानी हरकत को तनफ़ुस कहते हैं। और ये आपका इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 भी है और ये आपसे बहुत दफ़ा पेपर्स के अंदर पूछा गया है और ये आपका पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तनफ़ुस किसे कहते हैं जी, हवा को फेफड़ों में लाने और फेफड़ों से बाहर निकालने के लिए जो हरकत हमारी होती हैं, जिस्मानी हरकत होती हैं, उसे तनफ़ुस कहते हैं। और तनफ़ुस के 2 मरहले होते हैं। ठीक है, 2 स्टेप्स होते हैं, एक तो सांस को अंदर लेके जाना और दूसरा सांस को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। अब खुद सांस लेके देखें, एक दफ़ा आप सांस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये असल में 2 स्टेप हो गए हमारे तनफ़ुस के। ठीक है, अब उन स्टेप्स के नाम क्या हैं जी। पहले स्टेप का नाम है इनहीलेशन। इन का मायने होता है अंदर। ठीक है, द बॉल इज़ इन द बॉक्स, जो बॉल है वो बॉक्स के अंदर है। इनहीलेशन का मायने होगा इन, इसको इंस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन, इसका भी वही मतलब है। इनहीलेशन या इंस्पिरेशन एक ही चीज़ है। और दूसरा स्टेप क्या है जी, एक्सहीलेशन या एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन या एक्सहीलेशन, एक्सहेल करना, जैसे एग्जिट भी होता है, एक्सहेल करना, इसका मायने होता है बाहर निकालना। ठीक है, तो इस पहले स्टेप के अंदर हवा हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, दूसरे स्टेप के अंदर हवा हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगी और समझ आ गई तनफ़ुस क्या होता है। लेकिन आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं और बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से इसका आज का टॉपिक क्लियर करवाऊँगी। तो पहला स्टेप देखिए, इनहीलेशन क्या, हवा को फेफड़ों में ले जाना इनहीलेशन कहलाता है। इनहीलेशन, हवा जो फेफड़ों के अंदर चली जाती है, हमारे नाक से, नोस्ट्रल से, नेज़ल कैविटी से, यहाँ से पीछे आप देख के आए हैं, यहाँ से हवा जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ से गुजरती हुई यहाँ पे फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। लेकिन ये हवा अंदर जाएगी क्यों, क्या ऐसी वजह होगी कि हवा बाहर जो है, इतनी सारी हवा है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, वो क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाएगी और फिर यहाँ से बाहर भी आ जाएगी। तो इसकी वजूहत क्या होती हैं, इसको हम ज़रा थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। आपने कभी ना कभी फिजिक्स में या केमिस्ट्री के अंदर एक लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स का लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, जो प्रेशर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के उलट जाएंगे ये। अगर प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर ज़्यादा कर देंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, आप खुद ही सोचें, अगर आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया होता है, एक कंटेनर है, ये इसके अंदर सारी गैस भरी हुई है, ठीक है, हवा भरी हुई है, ये इसके ऊपर आपने क्या रखा है, प्रेशर। ठीक है, अगले स्टेप में वो क्या करते हैं, अगले स्टेप में यही दोबारा से यही कंटेनर लिया, ठीक है, आपने वही कंटेनर लिया, सेम उसके अंदर हवा है, ठीक है, लेकिन आपने अब क्या किया, यहाँ पे समझे ये इतना प्रेशर पड़ा हुआ है, अब आपने क्या कर दिया, प्रेशर को डबल कर दिया। ठीक है, प्रेशर आपने ज़्यादा कर दिया, तो जो ये वॉल्यूम है, ये जो पहले इतना था, ठीक है, जो पहले इतना आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है, अब ये क्या हो जाएगा, कम होकर सिर्फ इतना वॉल्यूम रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आप खुद ही सोचें, एक सिलेंडर के अंदर अगर हवा भरी हुई है किसी भी बर्तन के अंदर, ठीक है, आप उसको क्या करते हैं, ऐसे उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, ऐसे उसको कोलैप्स हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बिठा लें तो आपको इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, इनहेलेशन और एक्सहीलेशन यानी कि सांस लेने का अमल बहुत ही ईजी वे के अंदर समझ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के उलट होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आता है आपके पास, एक आपका कॉन्सेप्ट है जी प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट कौन सा है, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट ये है कि जो है चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से या हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोल लें तो ये ज़्यादा अच्छा है, हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें हमेशा कहाँ जाती हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें आपने बहुत सारी एग्जांपल्स भी पढ़ी होंगी, जैसे अगर आपने एग्जांपल पढ़ी है कि एक परफ्यूम की बोतल है, ठीक है, आप यहाँ पे एक रूम के अंदर खड़े हुए हैं, यहाँ पे आपने यहाँ से क्या कर दिया जी,
आपने यहाँ से परफ्यूम को स्प्रे कर दिया, यहाँ से आपने नोज़ल इसका दबाया और स्प्रे कर दिया परफ्यूम को। अब यहाँ पे परफ्यूम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके यहाँ पे मालिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बाकी इन्वायरमेंट है, जो बाकी रूम है, वहाँ पे इसकी जो है कंसंट्रेशन बहुत कम है, क्योंकि अभी वहाँ पे आपने प्रेशर नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होंगे मालिक्यूल्स, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो परफ्यूम के मालिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो ये क्या करेगा, ये एकदम से ये सारे रूम के अंदर फैल जाएगा, जहाँ पे परफ्यूम की कंसंट्रेशन बहुत कम है वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हाई प्रेशर से क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से जो इसके मालिक्यूल्स होंगे वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये आपने देखना है इसके अंदर। तो जो हमारी गैस है, जो हमारी हवा है, जब हम सांस लेते हैं तो बाहर हवा की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। बाहर हवा की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हवा क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर मूव कर जाएगी, हमारे जिस्म के अंदर, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर मूव कर जाएगी हवा, बाहर से हमारे जिस्म के अंदर चली जाएगी, ठीक है। एक तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस चीज़ को याद रखें। और दूसरा जो है चीज़ें हैं वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ये दो कंसेप्ट आपने बस याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं। वो कहते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, इनहिलेशन में क्या होता है, जब हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है क्या हो रहा होता है, यहाँ पे हवा को फेफड़ों में ले जाना इनहिलेशन कहलाता है, और इसमें दर्ज झेल अवामल होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ते हैं और इस वजह से पसलियाँ फैल जाती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था, ये फेफड़ों की गर्दिश, खून की गर्दिश वाला, इसके अंदर भी जब हमने फेफड़े बनाए थे तो मैंने आपको इंटरकोस्टल मसल्स बना के दिखाए थे, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना स्टर्नम बनाया था, ठीक है, स्टर्नम बनाई थी हमने ऐसे, ठीक है, लोअर नीचे की तरफ आ रही थी, यहाँ से पीछे से हमें जो है वर्टिब्रल कॉलम नज़र आ रहा था, ऐसे हमने स्टर्नम बनाई थी। और यहाँ पे हमने क्या किया था जी, अपने यहाँ पे दोनों हमने लंग्स बनाए थे स्टर्नम के इर्द गिर्द, ठीक है, ऐसे हमारे लंग्स थे। और उस लंग्स के ऊपर हमने क्या बनाई थी, आपको पता है लंग्स के ऊपर होता है हमारा रिब केज, जो कि हमारा जो है पसलियों का एक जाल होता है। 12 पसलियाँ होती हैं हमारी, 12 जोड़े होते हैं, 12 उस तरफ और 12 उस तरफ, ठीक है, इस तरह हमारी पसलियाँ होती हैं। और इन पसलियों को आपस में किसने जोड़ा हुआ होता है, इन पसलियों को आपस में जोड़ा हुआ होता है इंटरकोस्टल मसल्स ने, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़े थे, यहाँ पे क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इन पसलियों को जोड़े हुए होते हैं। अब जब हवा का हमारी बॉडी के अंदर और बाहर आना जाना होगा ना, तो यहाँ पे आपको इन इंटरकोस्टल मसल्स का काम नज़र आएगा, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ेंगे पहले स्टेप के अंदर, इनहिलेशन के अंदर। अब इसको हम बुक से भी देखेंगे, पहले यहाँ से पढ़ते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है जी, इंटरकोस्टल मसल्स। और ये हमारी क्या है, ये हमारी पसलियाँ हैं, ठीक है, पसलियाँ। और यहाँ पे नीचे डायाफ्राम लगा हुआ है, यहाँ पे नीचे क्या है, डायाफ्राम लगा हुआ है हमारे, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे लंग्स होते हैं ये यहाँ पे सीने की दीवार के अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। लास्ट वाला टॉपिक आपको याद होगा, हमने पढ़ के आए थे, यहाँ से सीने की दीवार होती है। और यहाँ पे अंदर क्या आता है, यहाँ पे अंदर की तरफ था प्लूरल मेम्ब्रेन थी, प्लूरल फ्लूइड था उसके अंदर पड़ा हुआ, ऐसे ये सारा इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड था। तो ये हमारे पिछले टॉपिक के अंदर था, अभी हमारा इसका ताल्लुक नहीं है, जो भी कि हमारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं हम सिर्फ उसको देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ेंगे, जो पहला स्टेप होगा ना इनहिलेशन का। अब हवा हमारी बॉडी के अंदर क्यों जाएगी, हमारे लंग्स के अंदर हवा क्यों आएगी। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये क्या करेंगे, सिकुड़ जाएंगे। इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ जाएंगे तो पसलियाँ क्या होंगी, पसलियाँ फैल जाएंगी। ये जो हमारी पसलियाँ हैं ये फैल जाएंगी, ठीक है। इसको अगर बुक से देखें, इनहिलेशन है, इनहिलेशन, इसमें क्या होगा, पसलियों का जाल फैलता है, ठीक है। ये नीचे की तरफ पसलियाँ फैल रही हैं, पसलियाँ ऐसे खुल जाएंगी, ऐसे फैल जाएंगी, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे, और ये साइडों में चली जाएंगी, पसलियाँ फैल जाएंगी। जब आप खुद सोचें, जब ये पसलियाँ फैल जाएंगी ऊपर की तरफ या साइडों की तरफ चली जाएंगी, तो यहाँ पे अंदर जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जगह ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, अगर ये पसलियाँ जो है हमारी ये फैल जाएँ, साइडों में चली जाएँ, ठीक है, ऐसे दोनों, ऐसे जो हमारी पसलियाँ ये साइडों में चली जाएँ और ऊपर की तरफ उठ जाएँ, तो अंदर जो है यहाँ पे हवा, यहाँ पे वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। और उसी दौरान जब इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ रहे हैं, पसलियाँ हमारी फैल रही हैं, उसी दौरान क्या होगा, ये जो डायाफ्राम है नीचे, ये डायाफ्राम भी क्या करेगा, ये भी डायाफ्राम भी सिकुड़ जाएगा। जब डायाफ्राम सिकुड़ेगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। पहले ये कैसा है, ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है, ऐसे गुंबद की तरह डायाफ्राम, ऐसे गुंबद की तरह है, ठीक है। जब ये डायाफ्राम सिकुड़ेगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे सीधा
हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये ऐसे गुंबद की तरह आपको नज़र आ रहा है। जब ये डायफ्राम सिकुड़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा जी, डायफ्राम सिकुड़ के ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा। अब आप खुद देखें, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ हो गई, यहाँ पे जगह हमारी खाली हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारी जगह क्या होगी, फ्री हो गई है। और ये जो पसलियाँ थी, ये भी हमने देखा कि पसलियाँ ऐसे फैल गई हैं। ठीक है, साइडों में चली गई और ऊपर की तरफ उठ गई हैं। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। और पीछे आप पढ़ के आए हैं कि जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर यहाँ पे कम हो गया, फेफड़ों के अंदर प्रेशर कम हो गया हवा का, तो हवा क्या करेगी, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। तो बाहर से अब हवा क्या करने की कोशिश करेगी, हमारे लंग्स के अंदर आने की कोशिश करेगी। और इसी चक्कर में हमारे जो है हवा हमारी बॉडी के अंदर आ गई और हमारा जो पहला स्टेप था इनहेलेशन वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और फेफड़ों के अंदर बाहर की तरफ से हवा फेफड़ों के अंदर दाखिल हो जाएगी। एक दफ़ा इसको दोबारा देखें, फिर हम इसको बुक के ऊपर से पढ़ते हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ, पहले स्टेप में ये हुआ कि जो हमारी पसलियाँ थी वो फैल गई। ठीक है, वो साइडों में चली गई और वो ऊपर की तरफ उठ गई। जब पसलियाँ ऊपर की तरफ उठ गई तो यहाँ पे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो है वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। ठीक है, और ये जो गुंबदनुमा डायाफ्राम था ऐसे बना हुआ था नीचे, ये भी क्या हुआ, सुकड़ा। ये जो गुंबद की तरह था ऐसे, ये भी सुकड़ा और ऐसे सीधा हो गया, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, सीधा हो गया। अब यहाँ पे भी जगह ज़्यादा हो गई। जब जगह ज़्यादा हो गई या वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जब प्रेशर कम हो गया तो बाहर जो है हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो बाहर से हवा हमारे लंग्स के अंदर आने की कोशिश करेगी और हमारा पहला स्टेप जो है इनहेलेशन का वो कंप्लीट हो गया। अब इसको बुक के ऊपर से पढ़ते हैं। इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ते हैं, पसलियाँ उस वजह से फैल जाती हैं और इस दौरान डायफ्राम भी सिकुड़ता है और नीचे हो जाता है। और इन दो सिकुड़ावों की वजह से सीने का खला का हुज्जम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। हुज्जम का मानी वॉल्यूम। और इससे फेफड़े के अंदर हवा का दबाव, फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव यानी कि प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और बाहर की हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। तो ये हमारा इनहेलेशन का स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए जी, एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन, हवा का बाहर जाना, हवा का बाहर जाना। अब इसके दौरान क्या होगा, जो सारी चीज़ें ऊपर हुई थी ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे उलट हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़ें नीचे आके क्या हो जाएंगी, उलट। यहाँ पे हमने देखा था, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन फेज़ भी कहते हैं, सिकुड़ने वाला फेज़ भी कहते हैं। इनहेलेशन के अंदर इसको याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, सिकुड़ रही हैं, इंटरकोस्टल मसल्स भी सिकुड़ रहे हैं और हमारा डायफ्राम भी सिकुड़ता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखने तो आपका टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सहेलेशन में क्या होगा, हवा को फेफड़ों से बाहर निकालना एक्सहेलेशन कहलाता है। ये हमारे जो फेफड़े थे, हवा, अब जो हवा अंदर आई थी, अब वो हवा क्या होगी, बाहर चली जाएगी। बाहर क्यों जाएगी हवा, हम इसको देखते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स फैल जाते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है पहले सिकुड़ रहे थे, पहले ये सिकुड़ रहे थे, अब ये क्या होंगे, फैल जाएंगे। जब इंटरकोस्टल मसल्स फैल जाएंगे तो पसलियाँ अंदर की तरफ दबती हैं। ठीक है, जब ये इंटरकोस्टल मसल्स फैलेंगे तो पसलियाँ क्या होंगी, ये जो पसलियाँ ये अंदर की तरफ दब जाएंगी। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स फैले और पसलियाँ हमारी क्या हुई, इधर से ये अंदर की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, अंदर की तरफ दब जाएंगी। जब ये अंदर की तरफ दबेंगी तो ये हमारे अंदर जो लंग्स है उनको भी दबा देंगी अंदर की तरफ। ठीक है, जब लंग्स अंदर की तरफ दब गए, उनका वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर ज़्यादा हो गया। ठीक है, इन्होंने, पसलियों ने क्या किया, जाके अंदर की तरफ प्रेशर लगा दिया उसके ऊपर। ठीक है, और क्या होगा जी, सेकेंड स्टेप क्या होगा इसके अंदर, डायाफ्राम भी फैलता है और ऊपर हो जाता है डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम क्या करेगा, गुंबद की तरह का दोबारा हो जाएगा डायाफ्राम। ये क्या होगा, फैलेगा और ऊपर हो जाता है। और इन दो हरकत की वजह से सीने का हुज्जम यानी कि वॉल्यूम कम हो जाता है और इससे सीने के अंदर दबाव बढ़ जाता है और सीने की हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप में दो चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो मसल्स क्या होंगे, इंटरकोस्टल मसल्स फैल जाएंगे। इंटरकोस्टल मसल्स फैल जाएंगे तो हमारी पसलियाँ क्या होंगी, अंदर की तरफ दब जाएंगी। और दूसरा स्टेप क्या होगा, ये जो हमारा डायाफ्राम था, जो कि पिछले स्टेप के अंदर ऐसे सीधा हो गया था और यहाँ पे जगह बनी थी, अब ये डायाफ्राम क्या करेगा, ये डायाफ्राम दोबारा से क्या होगा, इस तरह ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो ये अपनी असली हालत में आ जाएगा, अपनी असली शक्ल में आ जाएगा। डायफ्राम ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम बचा हुआ था, जगह बनी थी, वो भी ख़त्म हो गई। यहाँ से पसलियाँ भी अंदर की तरफ दब गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर हवा का बहुत ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया यहाँ से देखें, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला गया है डायफ्राम। वॉल्यूम क्या हो गया,
ये जब डायफ्राम ऊपर की तरफ चला गया तो हमारा वॉल्यूम कम हो चुका है, ठीक है, वॉल्यूम हमारा कम हो गया। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा हो गया क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर तो एक दूसरे के उलट थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर ज़्यादा हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हवा अंदर आ चुकी थी उसका प्रेशर बन चुका है, और जो बाहर इन्वायरमेंट है वहाँ पे प्रेशर अब कम है। तो हवा क्या होगी, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी। तो हवा क्या होगी, यहाँ से हमारे लंग से क्या करेगी, हमारी बॉडी से बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये हो गया जी हमारा एक्सपीरेशन, यानी कि हमारा एक्सहीलेशन दूसरा। तो बच्चों अगर इनहीलेशन और एक्सहीलेशन का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनहीलेशन और एक्सहीलेशन में क्या फ़र्क है, और आपका कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो है चार पॉइंट्स का डिफरेंस आपको बता दिया है। अगर आप इसको माइंड में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका ये जो है अच्छे से कवर हो जाएगा, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे इसमें से आपका MCQ आए। तो इनहीलेशन में क्या आता है, हवा का जिस्म में जाना, और एक्सहीलेशन में इसका उलट कर दे, हवा का जिस्म से बाहर आना। और इनहीलेशन के अंदर क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स का सिकुड़ना, इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ जाते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है। और एक्सहीलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स का फैलना। और इनहीलेशन में क्या होगा, पसलियों का फैलना, पसलियाँ फैल जाती हैं। और एक्सहीलेशन में क्या होता है, पसलियों का सिकुड़ना, इसमें पसलियाँ सिकुड़ेंगी, ठीक है, बाकी दोनों चीज़ें फैलेंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम का सिकुड़ना इनहीलेशन के अंदर, लेकिन एक्सहीलेशन में डायफ्राम क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने पीछे इसका वॉल्यूम का और प्रेशर का क्या रिलेशन है वो आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपका उम्मीद है यहाँ से लेक्चर आपका कवर हो चुका होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब एक दफ़ा यहाँ से दोबारा देखते हैं। इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ गए, इनहीलेशन, इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ गई, पसलियाँ फैल गई, डायफ्राम भी सिकुड़ गया और नीचे हो गया, और सीने का वॉल्यूम बढ़ गया, खला बढ़ गया और दबाव ज़्यादा हो गया, तो बाहर से हवा फेंकड़ू के अंदर। एक्सहीलेशन में क्या होगा, एक्सहीलेशन के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स फैल गए और पसलियाँ अंदर की तरफ दब गई, डायफ्राम भी फैलेगा और ऊपर हो जाएगा, और इस दौरान सीने का जो वॉल्यूम है, जो खला है, वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ गया तो सीने से हवा जो है वो बाहर कम प्रेशर की तरफ चली जाती है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये इनहीलेशन के अंदर ये फैल गई हमारी पसलियाँ, इंटरकोस्टल मसल्स फैल गए, इंटरकोस्टल मसल्स, यहाँ से भी आप देख सकते हैं इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ जाते हैं और पसलियाँ हमारी फैल जाती हैं। डायफ्राम हमारा जो है नीचे की तरफ हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो बाहर से हवा हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ चला गया, जो पसलियाँ थी वो क्या हुई, अंदर की तरफ दब गई, ठीक है, पसलियाँ अंदर की तरफ दब गई, जो डायफ्राम ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ से भी वॉल्यूम कम हो गया, पसलियों ने भी अंदर दबाव डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि दबाव आ रहा है नीचे से भी इसने प्रेशर लगा दिया ऊपर की तरफ, और पसलियों ने भी अंदर की तरफ प्रेशर लगा दिया, तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। जब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है, बाहर हवा का प्रेशर कम है, तो यहाँ से हवा इजीली हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा यहाँ पे है तनफ्फुस की रफ्तार, यानी रेट ऑफ ब्रीदिंग। हमारा जो है सांस लेने की रफ्तार कितनी होती है। आपको पता है कि जो सांस नॉर्मल हालात में हम सांस लेते हैं 16 से 20 दफ़ा हम सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, 16 से 20 दफ़ा सांस को अंदर लेके जाते हैं और हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन जब हम सख्त काम कर रहे होते हैं या मशक्क़त कर रहे होते हैं, कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें मसल्स ज़्यादा रफ्तार से सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, अब हम जब ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो सख्त काम कर रहे होते हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की रफ्तार ज़्यादा क्यों हो जाती है। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा सेल है, सेल का हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आती है, ये जो हमारा सेल था इसमें ग्लूकोज था और साथ में ऑक्सीजन हुआ था, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये टूटा था और इसने ATP बनाई थी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड थी और साथ में पानी भी था, ठीक है। यहाँ पे ये ATP बनती है। अब ये ATP हमें चाहिए काम के लिए, ये हमारी एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है हमारे सेल की। काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। जब हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम कर रहे होते हैं, भारी काम कर रहे होते हैं, तो हमें एनर्जी, हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए मसल्स को मूवमेंट के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी यहाँ से आनी है ATP से, सेलुलर रेस्पिरेशन से, तो क्या होगा, ज़्यादा जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी तो ज़्यादा ATP बनेगी और ज़्यादा एनर्जी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब क्या होगा, हम ज़्यादा काम तो हम कर रहे हैं, हमने एकदम से भागना शुरू कर दिया, ठीक है। सुबह सुबह आप उठे, आपने जॉगिंग पे जाना है, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, कोई भी आप भारी काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आपको क्या होता है, सांस हमारा तेज़ होना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। एनर्जी इस्तेमाल होगी तो हमारा जो है खुराक ज़्यादा टूटेगी। अब खुराक को ज़्यादा तोड़ने के लिए क्या चाहिए,
खुराक को तोड़ने के लिए एक तो खुराक तो चाहिए, ग्लूकोज तो चाहिए। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चीज़ चाहिए? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ से आती है? सांस लेने से, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, सांस जो है वो नॉर्मल अमाउंट से ले रहे हैं, लेकिन एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो ज़्यादा खुराक को तोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं साथ। तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी? ऑक्सीजन की ज़्यादा मकदार को लेके आने के लिए, ज़्यादा ऑक्सीजन को लेके आने के लिए सांस की रफ्तार को तेज़ कर देगी। सांस की रफ्तार को क्या कर देगी? तेज़। हम तेज़ी से सांस लेना शुरू हो जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएं और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा था? हमारे ब्रेन के अंदर एक जो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। जब हमने ज़्यादा, वो क्या करता है, वो ये देख लेता है कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में। वो कहता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हमारी बॉडी में ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये टॉक्सिक है, हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, इसको तो हमने बाहर निकालना है। तो जब हमने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, ज़्यादा हमारी एनर्जी बनना शुरू हो गई, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो गई, हमारे खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना शुरू हो जाएगी। और वो जो दिमाग के अंदर था हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, कौन? रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि हमारा जो है सांस की रफ्तार को कंट्रोल करता है। अब वो देखेगा कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसका लेवल तो हमारे खून के अंदर बढ़ना शुरू हो गया है, ये तो एक गलत चीज़ है, ये तो हमारे लिए टॉक्सिक है। तो अब वो क्या करेगा? अब वो सांस की रफ्तार को तेज़ करेगा। अब इसने बॉडी से तो निकालना है ना कार्बन डाइऑक्साइड को, बॉडी के अंदर तो नहीं इसको रख सकते। तो अब वो क्या करेगा जल्दी से, कि क्या कोई मामला ख़राब ना हो, वो क्या करेगा? सांस की रफ्तार को तेज़ कर देगा, ठीक है, सांस तेज़ कर देगा, ताकि सांस हम बाहर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाएगा ना। तो सांस को तेज़ करेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाए। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएगी, दूसरा क्या होगा? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ जाएगी। तो ये जो खुराक टूट रही थी वो भी काम सही जा रहेगा, ठीक है, खुराक भी टूटती रहेगी, एटीपी बनती रहेगी, एनर्जी बनती रहेगी, और जो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी वो भी हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो इस तरह हमारी सांस तेज़ हो जाती है जब हम कोई भारी काम करते हैं, ठीक है, हमें सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे बुक पे देखें वो क्या कहते हैं कि जब सख्त मुशक्क़त वाला काम करते हैं तो मसल ज़्यादा रफ्तार से सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दिमाग के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि खून में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मकदार को महसूस कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अब खून में ज़्यादा हो चुकी है। वो क्या करेगा? रिब्स के मसल्स और डायफ्राम को तेज़ रफ्तारी से पैगाम भेजेगा। रिब्स के मसल्स को और डायफ्राम को पैगाम भेजेगा कि भाई तुम कुछ करो, क्या करो, ये रिब्स जो है डायफ्राम ऊपर की तरफ तो मुड़ जाओ और पसलियों को अंदर की तरफ दबा दो ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाए, ठीक है। और फिर ये प्रोसेस होता रहता है, अंदर भी आती रहती है हवा और उसको बाहर भी भेजता रहता है। इन मसल्स के सिकुड़ने और फैलने की रफ्तार बढ़ जाती है। ये डायफ्राम जो है जल्दी से फैलेगा, जल्दी से सिकुड़ेगा, जल्दी से सिकुड़ेगा, जल्दी से फैलेगा ताकि जो है हवा अंदर बाहर जा सके। इस तरह सांस की रफ्तार जो है वो 30 से 40 मरतबा फी मिनट तक बढ़ जाती है, ठीक है। पहले थी 16 से 20, अब कितनी हो चुकी है? डबल हो चुकी है, 30 से 40 मरतबा सांस हो चुकी है अब हमारी, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे देखें बॉक्स देखें, यहाँ से MCQs आपका अक्सर कोई ना कोई MCQ बन के आ जाता है कि जो हमारी अंदर हवा दाखिल होने वाली है और जो बाहर हवा खारिज होने वाली है उसमें कितनी कितनी चीज़ें शामिल होती हैं। ऑक्सीजन अंदर जाने वाली हवा में आपको पता है बाहर से ऑक्सीजन हम ज़्यादा लेके आते हैं, तो ऑक्सीजन कितनी होगी? 21%। और जब हवा बाहर जाती है ऑक्सीजन कितनी बच गई? 16%। बाकी ऑक्सीजन कहाँ गई? बाकी तो हमारे लंग्स ने ले ली, बाकी तो उसने खून में शामिल कर दी, हमने इस्तेमाल कर ली, ठीक है, खुराक को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड पहले कितनी थी? 0.04, बहुत कम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है हवा के अंदर, ठीक है। जब हवा बाहर आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो चुकी है? 4%। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? जो सेलुलर रेस्पिरेशन हुई थी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी है? 79। नाइट्रोजन हमने यूज़ ही नहीं किया, जैसे हमारी बॉडी में आई थी वैसे के वैसे हमारी बॉडी से बाहर चलेगी, हमने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। आगे है पानी की बुखारात। वाटर वेपर्स कितने हैं? काबिल तग़य्युर, ये तब्दील होते रहते हैं। अंदर आने वाली हवा में जो पानी के बुखारात हैं ये तब्दील होते रहते हैं, क्योंकि जो है हवा के अंदर ह्यूमिडिटी जो नमी होती है वो तब्दील होती रहती है, ठीक है। गर्मियों के अंदर ज़्यादा नमी हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा हबस बन जाता है, ठीक है, नमी ज़्यादा हो जाती है, तो ये जब बाहर आती है हवा तो ये सैरशुदा होती है, सैचुरेटेड हो चुकी होती है, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा? काबिल तग़य्युर, ये टेम्परेचर भी तब्दील होता रहता है मौसम के लिहाज से, इलाके के लिहाज से, ठीक है, वेदर के लिहाज से। ये क्या होता है? टेम्परेचर भी काबिल तग़य्युर तब्दील होता रहता है। जब हवा बाहर आती है तो टेम्परेचर हमारे जिस्मानी टेम्परेचर के राउंड अबाउट बराबर होता है। सर्दियों में जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं तो वो ठंडी हवा होती है, जब हम उसको बाहर निकालते हैं, हम ऐसे करते हैं ना, सांस ऐसे हाथ रख के सामने उसके ऊपर हवा डालते हैं, ऐसे हवा बाहर निकालते हैं तो वो गर्म हवा आती है, तो उसका
टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होता है। और गर्द के ज़र्रात जो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कितने होते हैं, काबिल तग़य्युर, ये भी बदलता रहता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, बदलता रहता है कि हम अगर जो है गंदे इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे वो हवा के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे ये ज़्यादा होंगे। अगर ऐसी हवा है जिसके अंदर पोल्यूशन कम है तो ये कम होंगे गर्द के ज़रात। और जब बाहर हवा खारिज होती है तो करीबन कोई नहीं, हवा को जब हम बाहर खारिज करते हैं तो कोई भी गर्द के पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं होते। अभी आपने सोचना है कि वो गर्द के पार्टिकल्स कहाँ गए, वो जो पोल्यूशन हमारे अंदर गई थी हवा की पोल्यूशन, ये कहाँ गई। आपने शुरू में पढ़ा था नोस्ट्रिल्स नेज़ल कैविटी, उसमें पढ़ा था कि उसके अंदर क्या थे, आपने पढ़ा हुआ यहाँ पे नोस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटी, यहाँ के इसके अंदर क्या था, बारीक बारीक बाल थे और साथ इसके अंदर क्या था, यहाँ पे थे म्यूकस था जिसने सारे गर्द के ज़र्रात को फंसा लिया था अपने अंदर और इसने क्या कर दिया था, हवा को साफ़ कर दिया था हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जब ये अंदर की तरफ गई तो इसमें गर्द के पार्टिकल्स थे, बदलते रहते हैं, लेकिन जब बाहर आती है तो कोई भी गर्द के पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं होते। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी लेक्चर की। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछा करें, अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बायोलॉजी को अच्छे से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।